हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बैड बैंक। आज हम लोग पूरी तरह से बैड बैंक के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता देंगे कि हमारा वीडियो किस तरह से आगे बढ़ेगा। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि आगे किस तरह का हम लोग का कंटेंट रहेगा। पहला हमारे लोग का टॉपिक रहेगा व्हाई बैड बैंक इज नीडेड, बैड बैंक का ज़रूरत क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज बैड बैंक। तीसरा हम लोग का टॉपिक होगा एनआरसीआर और आईडीसीएल कैसे वर्क करेंगे, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। चौथा है कि बैड बैंक का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और चैलेंजेस क्या है। इन बारी बारी से हम लोग हर टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाई बैड बैंक इज नीडेड, बैड बैंक का ज़रूरत क्या पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम लोग तीन सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं। हाउ डज बैंक फंक्शन, बैंक काम कैसे करता है, बैंक में एनपीए क्यों बढ़ रहा है, और तीसरा एनपीए को रिकवर करने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं और क्या क्या संस्था क्रिएट किए। इन सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ डज बैंक फंक्शन, हम लोग का पहला है बैंक काम कैसे करता है। हम हो, आप हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, ये जो भी है वो अपना पैसा बैंक में जमा करती है। वो पैसा जो बैंक में जमा हो जाती है वो पैसा बैंक कर्ज हो जाती है। तो वो क्या बैंक क्या करेगी, उस कर्ज को जो ज़रूरतमंद है, जिसको हाउस लोन लेना है, किसी को कार लोन लेना है, किसी को कंपनी में पैसा का ज़रूरत है, किसी को स्टार्टअप में पैसा की ज़रूरत है, या एग्रीकल्चर में किसी को ज़रूरत पड़ेगा, तो बैंक जो लाइबिलिटीज़ है वो इन सबों को बांटेगी। और ये जो लोन उन्होंने इन सबों को बांटा है वो उसका एसेट हो जाएगा। अब जो हम लोग पैसा जमा किए हैं उस पर मान लीजिए बैंक हमें 3% का इंटरेस्ट देती है। तो बैंक को अगर इंटरेस्ट हमें देनी है तो उनको पैसा कुछ कमाना चाहिए। तो वो जो पैसा लेंड किए हैं वो 3% से ज़्यादा पे लेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7% पे करते हैं, तो 7% पे लेंड करते हैं, तो दोनों का 3% और 7% में गैप 4% का, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक भी एक संस्था है तो उसको चलाने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है। वो स्टाफ रखते हैं, उनका खुद का खर्चा है, उनका बैंकिंग का अपना सर्वर वगैरह होता है, उसका सब खर्चा होता है। तो वो जो 4% है बैंक उसी में से अपना प्रॉफिट भी कमाती है और ये सब जरूरत भी पूरा करती है। तो वो जो लोन दिया है वो बैंक के लिए एसेट है। अब उसमें बहुत कोई लोग होंगे जो लोन लिए हैं उस लोन को चुका नहीं पाएंगे, और वो लोन जो चुका नहीं पाएंगे वो बैंक के लिए एनपीए बन जाएगा, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। मींस वो पैसा बैंक का डूब गया। तो यही बैंक का बिजनेस मॉडल है। हम लोग से पैसा लेती है और पैसा लेंड करती है, और उसका बीच का जो मार्जिन होता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। तो यही बैंक का बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें बैंक जो लोन दिया है उसमें से बहुत सारे लोन उसको वापस ही ना हो पाए, उसका जो इंटरेस्ट छोड़कर उसका जो प्रिंसिपल है वो भी वापस ना हो पाए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसका इफेक्ट पड़ेगा तो बैंक डूबने लगेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है। जब प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है तो जो लोगों ने वहां पे पैसा जमा किया तो उसको वापस कैसे करेगी, तो बैंक डूबने के कगार पे आ जाती है। वैसे ही मान लीजिए कि बहुत किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में 10-15 बैंक हैं, और किसी इकोनॉमी को रन करने के लिए बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मान लीजिए कि 10 से 12 बैंक अगर इस तरह से डूबने लगे तो एक इकोनॉमी का क्या हालात होगा, वो इकोनॉमी ही कोलैप्स होने लगेगा। तो इससे बचने के लिए तरह तरह के कानून लाती है, बैंक को रिकैपिटलाइज भी करती है, नए नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती है जो बैंक का बैड लोन है उसको रिकवर कर सके। अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस कब से शुरू हुआ। 2000 और 2008 के बीच में बूम आया था। ये पूरी दुनिया में बूम था। यहाँ पे बैंक धड़ाधड़ कंपनियों को लोन देते गए, और बैंकों ने ये नहीं देखा कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, उसका बैलेंस शीट कैसा है। वो लोन देते गए। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया जो बहुत सारे कंपनियों को डुबा दिया। इससे क्या हुआ कि
जो कंपनी ने लोन लिया था उनका खुद का बिजनेस बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो लोन कहाँ से चुकाए। इस तरह से बहुत सारे कंपनी स्ट्रेस में आने लगे, और स्ट्रेस में आने लगे तो वो पैसा को वापस बैंक को चुका नहीं पाए, जिससे बैंकों का एनपीए धीरे 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 बढ़ने लगा। इसके साथ साथ आप मोदी जी के, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में बात बोली थी कि पहले फोन पे लोन दिए जाते थे, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, उसका बैलेंस शीट कमजोर है, लेकिन अगर उसको पॉलिटिशियन से साठगांठ है तो वो लोन देने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक को फोर्स करती थी, जिससे प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्हें लोन देती थी, और वो लोन बाद में जाकर एनपीए बन जाता था। इस तरह से धीरे धीरे एनपीए बढ़ने का खेल शुरू हुआ। 2011 के बाद धीरे धीरे जिस तरह से एनपीए बढ़ने लगा और इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, जिससे जो कंपनियां लोन लिए थे बैंकरप्ट होने लगे, जिससे बैंक का एनपीए लगातार बढ़ने लगा। इसके साथ साथ बैंक का हालत खराब होने लगा। अब उनका उनका हालत खराब होगा तो लोन फिर दोबारा कैसे लोगों को देंगे, कंपनियों को देंगे, जिससे क्या होगा, क्रेडिट स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में। इसके साथ साथ 2011-12 के भी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो 12-13 के करीब में अकाल भी आया था, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था। और एक और बात था, 2011-12 के बाद एग्रीकल्चर को लेकर लोन वेविंग स्कीम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए यूज करने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो किसान सक्षम थे उन्होंने भी लोन देना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सरकार बदलेगी तो उनका कर्जा माफी हो जाएगा, हम पैसा चुकाए क्यों। इस तरह से एनपीए एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ने लगा। परत बाई परत ये खेल होते गया, और बैंकिंग सेक्टर और उसमें भी खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक का हालत खस्ता होने लगा, जिसका आप देख सकते हैं इकोनॉमी स्लोडाउन में ये कन्वर्ट हो गया। आप ग्राफ में देखिएगा तो 2016 के बाद धीरे धीरे एनपीए और बढ़ने लगा। इसके पीछे का कारण है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन। ये दोनों ने इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर के जो एमएसएमई है वो अपना लोन चुका नहीं पाए। तो ये परत बाई परत आप देख सकते हैं कि पहले फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद एग्रीकल्चर का, फिर ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का इफेक्ट पड़ा, फिर आ गया कोविड-19, जिससे एनपीए ऑल टाइम हाई 11 से 12% के करीब पहुंच गया। इस तरह से मामला एनपीए का लगातार बढ़ते गया। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने बहुत तरीके का कानून में संशोधन किए, नए नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए, जिसमें अभी इंडिया में 28 एएमसी काम करते हैं, लेकिन उस एएमसी में वो छोटे मोटे लोन जो होते हैं उन पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि वो आसानी से रिकवर हो सकते हैं, और बड़े बड़े जो लोन हैं उनमें उन्हें हाथ भी नहीं डालना चाहते हैं। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी बनाया गया। ये सब बनाने के बाद धीरे धीरे एनपीए बहुत बढ़ चुका था, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। करीबन $22 बिलियन पीएसयू कंपनी ने अपने लोन को रिकवर किया। सिग्निफिकेंट स्ट्रेस्ड एसेट अभी भी इकोनॉमी में पड़ा हुआ है। उस स्ट्रेस्ड एसेट को रिकवर करने के लिए सरकार को एक नए आइडिया के साथ आना पड़ा, जिसको बैड बैंक के नाम से जानेंगे। अब ये बैड बैंक है क्या, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। ये बैड बैंक है वो एनआरसीएल और आईटीआरसीएल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैड बैंक है। इसके लिए सरकार ने 30,600 करोड़ का गारंटी पास किया है, और एनआरसीएल, जिसके बारे में आगे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, वो करीबन 2 लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट खरीदेगा अलग अलग फेजों में। अब हम लोग एनआरसीएल और आईडीआरसीएल के बारे में जानते हैं। एनआरसीएल देखिए कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाया गया है, और इसको आरबीआई ने एआरसी के रूप में लाइसेंस दिया है, लेकिन वो एआरसी से बिल्कुल अलग एआरसी है। इस एनआरसीएल का 51% है पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन का इस हिस्सेदारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब एनआरसीएल के बारे में डिटेल से जानते हैं। एनआरसीएल 500 करोड़ से ऊपर का जो स्ट्रेस्ड एसेट है, ये उसको रिकवर करने में काम करेगी। ये अपने जो टोटल 2 लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट है, वहीं पे फर्स्ट फेज में 90,000 करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट एनआरसीएल खरीदेगी। ये जो सरकार ने 30,600 करोड़ का गारंटी दिया है, ये एनआरसीएल जो अपना रिसिप्ट
बैंकों को देगी उसको यह बैक करेगी, और ये गारंटी 5 सालों के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग जानते हैं कि आईडीसीएल क्या है। आईडीसीएल ये कंपनी है, जैसे एनआरसीएल क्या करेगा कि वो बैंक से अपना स्ट्रेस्ड एसेट खरीदेगा और उसको बेचना आईडीसीएल का काम है। इसमें जो मार्केट प्रोफेशनल है उसका मदद लिया जाएगा, और इसमें पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंस्टीट्यूशन इसका मैक्सिमम 49% तक स्टेक रहेगा। इसका मतलब ये एनआरसीएल जो गवर्नमेंट पीएसयू थी, लेकिन ये गवर्नमेंट पीएसयू नहीं रहेगी, इसमें 51% प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगा, जिससे ये और अच्छे तरह से फंक्शन कर सके। अब हम लोग जानेंगे कि एनआरसीएल और आईडीसीएल ये दोनों काम कैसे करेंगे। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट कि 1000 करोड़ का एसबीआई ने लोन दिया है, और वो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तो एनआरसीएल क्या करेगी कि वो 1000 करोड़ को खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन वो देखेगी कि उस 1000 करोड़ में से वो कितना रिकवर कर पाएगी। मान लिया कि 300 करोड़ रुपया हम उससे रिकवर कर पाएंगे, और वो एसबीआई को बताएगी कि हम इस बैड एसेट से 300 करोड़ रुपया रिकवर कर पाएंगे, क्या आप इसको बेचना चाहते हैं कि नहीं। तो एसबीआई अगर उस पर राजी हो जाएगी तो वो बैड एसेट एनआरसीएल के पास चला जाएगा, और वो बैड एसेट का अब वो 300 करोड़ का 15% एनआरसीएल एसबीआई को कैश में देगी, और बाकी 85% है उसको रिसिप्ट फॉर्म में देगी, और बाकी 85% उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में देगी। फिर एनआरसीएल उस एसेट का लिक्विडेशन करेगी, फिर देखेगी कि उस एसेट से कितना रिकवर हुआ। अगर 300 करोड़ से, अगर वो 300 करोड़ एसबीआई को देने के लिए बोली है, अगर उसको 300 करोड़ मिल जाता है तो बाकी 85% एसबीआई को कैश में रिटर्न कर देगी। अगर 300 करोड़ से ज़्यादा रिकवर करती है एनआरसीएल के लिए फायदा है, वो उसका प्रॉफिट होगा। अगर वो 300 करोड़ से कम रिकवर कर पाया तो इस केस में जो 30,600 करोड़ का गवर्नमेंट गारंटी दी है वो पैसा फिर यहाँ पे इस्तेमाल होगी एसबीआई को देने में। इस तरह से एनआरसीएल और आईडीआरसीएल काम करेगी। अब इस एसेट को जो बेचने का काम है वो आईडीआरसीएल है, इसमें मार्केट प्रोफेशनल होंगे, ये स्ट्रेस एसेट को लिक्विडेट करेंगे और इससे पैसा रिकवर करने का कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे इस बैड बैंक में अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसके चैलेंजेस क्या है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इससे क्या होगा कि जब बैड लोन अपना बैंक ट्रांसफर कर देगी तो उनका जो बैलेंस शीट है क्लीन हो जाएगा और एनआरसीएल उनको पैसा देगी, जिससे वो फ्रेश लेंडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब बैलेंस शीट क्लीन रहेगा तो उनको मार्केट से पैसा उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे आसानी से पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर दूसरा हम अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो जो ये सरकार ने इसको खुद बनाया है, इसका मतलब सरकार इसमें रेड टेपिज्म कम करना चाहेगी, इस सेक्टर में जो रेगुलेशन है उसको सुधारने की कोशिश करेगी, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेगी। तीसरा है जो बैंक का जो कोर वर्क है उस पर फोकस कर पाएगी, जैसे उनका कोर वर्क है लेंडिंग करना, वो अपना पूरा फोकस लेंडिंग पे ही रहेगा, जिससे आने वाले समय में उनका कम से कम एनपीए हो सके। इसके साथ साथ जो बैड एसेट है, बैड लोन है, उसको टाइमली उसको निपटा दिया जाएगा। ये इनका अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इनका चैलेंजेस में सबसे मुश्किल है कि वो जो स्ट्रेस एसेट है उसका फेयर वैल्यूएशन मिल पाएगा कि नहीं, उसका रिकवरी हो पाएगा कि नहीं। दूसरा है कि इसमें जो 5 साल का जो टाइम फ्रेम दिया गया है इसमें इस चीज को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। अगर कंप्लीट नहीं कर पाते इनका तो इनके फ्यूचर पे आगे सवाल उठ जाएगा। तीसरा है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी का पहले ही बुरा हाल है और ऊपर से इसका पोटेंशियल बायर मिल पाएगा कि नहीं, वो भी देखने वाली बात है। तो अगर ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई तो इस वीडियो के लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।